हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और मैं आप सभी के लिए 2000 क्वेश्चन सीरीज़ कर रही हूं पूरे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये टॉपिक्स वाइज है और ये आपको यूपी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए तो हेल्पफुल होंगे ही, साथ ही आपके आने वाले नेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि देखिएगा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं और उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे डिटेल्स में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए क्लास को लेट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम लोग। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91, ये पूछा जा रहा है कि प्लूरलिज्म, इक्वालिटी एंड आइडेंटिटी ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। देखिए, समाजशास्त्र का अगर आप यूपी पीजीटी का क्वेश्चन लीजिएगा या फिर नेट का क्वेश्चन लीजिएगा तो इसमें ऑथर्स के नाम पूछे जाएंगे, बुक्स के ऑथर्स के नाम, साथ ही साथ आपको थिंकर्स के थॉट्स भी दिए हुए रहेंगे और पूछा जाएगा कि ये थॉट्स किन के हैं। तो बुक्स के नेम हम लोग को याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, थॉट्स को भी याद रखना जरूरी है, साथ ही हम लोग डेफिनेशन को भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो ये जो प्लूरलिज्म, इक्वालिटी एंड आइडेंटिटी है इसकी रचना किनके द्वारा की गई है, तो टी.के. ओमेन जी के द्वारा की गई है। अगर आपसे इनका पब्लिश ईयर पूछा जाए तो ये पब्लिश ईयर है 2002 में इन्होंने इसकी रचना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिस्क सोसाइटी। ये जो पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखी गई है। द रिस्क सोसाइटी जो ये पुस्तक है ये आपके उल्रिक बेक जी के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने इस पुस्तक की रचना 1992 में की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज एवं संस्कृतियों के विपरंपराकरण से गुजरने की प्रक्रिया जानी जाती है। आपके ऑप्शंस हैं पश्चिमीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण या वैश्वीकरण। तो जो विपरंपराकरण की जो प्रक्रिया है इसे बोला जाता है वैश्वीकरण, जिसे कि ग्लोबलाइजेशन हम लोग इंग्लिश में जानते हैं, भूमंडलीकरण जानते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि लोगों को खुले व्यापार की स्वतंत्रता होती है। सिर्फ वो बिजनेस के क्षेत्र में नहीं, वो एजुकेशन के क्षेत्र में भी हो सकता है, वो मेडिकल के क्षेत्र में भी हो सकता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 94 पूछा जा रहा है द वर्ल्ड इज फ्लैट पुस्तक की जो प्रक्रिया है ये किनके द्वारा लिखी गई है या किस विषय के ऊपर में लिखी गई है। तो वर्ल्ड इज फ्लैट ये जो पुस्तक है ये भी वैश्वीकरण के ऊपर लिखी गई है। कब लिखी गई है, तो ये 2005 में लिखी गई है। और इसके लेखक कौन है, तो थॉमस फ्रीडमैन है इनके लेखक। और उन्होंने इसमें अपनी पुस्तक में ग्लोबलाइजेशन की जो पूरी प्रक्रिया है इसका वर्णन उन्होंने किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने जातीय समीकरण में श्रेणी क्रम की अवधारणा को प्रारंभ किया। आपके ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, लुइस ड्यूमा, एस.सी. दुबे या एफ.जी. बेली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा लुइस ड्यूमा ने जाति व्यवस्था का अपना समस्त विश्लेषण करते हुए ड्यूमा जी ने सुचिता और प्रदूषण की विचारधारा पर आधारित संस्करण दिया और उन्होंने इसका पृथक्करण करके इसके मूल्य के आधार पर इसका वर्गीकरण किया था उन्होंने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सामाजिक स्थिरता की बात करी जा रही है और सामाजिक गतिशीलता की। आपके ऑप्शन हैं हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर या कार्ल मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत उन्होंने दिया था। और इसमें वे समाज के स्थिर पक्ष अर्थात सामाजिक जो संरचना है उसके विभिन्न अंतर संबंधी भागों के पारस्परिक संबंधों का उन्होंने अध्ययन किया। उस अध्ययन हेतु उन्होंने सामाजिक स्थिरता, सामाजिक गतिकी का सिद्धांत दिया। अगस्त कॉम्ट जी के अनुसार जो सामाजिक स्थितिकी होती है यानी जो सोशल स्टैटिक्स होता है और जो सामाजिक गतिकी होती है यानी सोशल डायनेमिक्स उन्होंने जब अध्ययन किया और अध्ययन करने के फलस्वरूप उन्होंने सामाजिक स्थितिकी के द्वारा सह अस्तित्व के नियमों को उन्होंने खोज की और इसके बारे में वे बात करते हैं।
हमारा क्वेश्चन नंबर 97 पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, पुनरावृत्ति, सहज बोध अवलोकन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सहज बोध अवलोकन जो है ये वैज्ञानिक विधि का लक्षण नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें तथ्यों को व्यवस्थित अवलोकन किया जाता है, हम उसको परीक्षण करते हैं, फिर उसको क्लासिफिकेशन करते हैं यानी समानीकरण करते हैं, फिर उसको फिर क्या करते हैं, हम लोग कोई भी खोज करते हैं तो उसको फिर प्रूफ करते हैं। यह क्या होती है, ये जो प्रक्रिया होती है पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन वैज्ञानिक विधि की अगर बात की जाए जो सहज बोध लोग के मन में जो समझने की जो क्षमता के बारे में बात की तो वो अवलोकन की कोई प्रक्रिया का नहीं होगा, वो साइंटिफिक तरीका नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा जा रहा है कि स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड, सोरोकिन, पीवी यंग या हेराल्ड गॉर्डफिंकर। तो एथनोमेथोडोलॉजी जो ये पद्धति है निर्जाति पद्धति शास्त्र, इसके रचनाकार कौन है? तो हेरोल्ड गॉर्डफिंकर जी हैं। वे एक अमेरिकी विद्वान थे, उन्होंने इसके बारे में बताया। और एथनोमेथोडोलॉजी का अर्थ क्या होता है? यह उन विषयों का अध्ययन करता है जिनका प्रयोग लोग अपने रोजमर्रा के सामाजिक जीवन में उनके अर्थ को समझने के लिए, उनके सामाजिक जीवन के कार्य को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि लोग जो दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं उनका व्यवहार कैसा है, उनके क्रियाकलाप क्या है, उनकी दिनचर्या क्या है, तो इसका अध्ययन करने के लिए हम लोग एथनोमेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हैं। अगर आपको हेरोल्ड गॉर्डफिंकर जी की थ्योरी देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा लिंक दे रही हूँ और पूरा वीडियो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अच्छे प्रकार से आपको जो थ्योरी है वो समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा जा रहा है कि देव निर्दर्शन पद्धति से चयनित निर्दर्शन की क्या विशेषता है? यह संपूर्ण का औसत नहीं है, यह प्रतिनिधि होगा, यह समष्टि के सदृश नहीं होगा, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि यह प्रतिनिधि होगा। यह जो विधि होती है यह क्या होती है? किसी समग्र में से प्रत्येक इकाई को क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, यानी सम्मिलित किए जाने का समान अवसर देती है। देव चयनित के लिए अगर आप यूज़ करें तो लॉटरी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, रैंडम अंक विधि का प्रयोग कर सकते हैं, कार्ड विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ग्रिड विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी माध्यम से आप देव निर्दर्शन पद्धति को यूज़ कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 100 पूछा जा रहा है कि पर्यावरण सम्मेलन रियो 92 मुख्यतः किस पर केंद्रित था? मानव विकास पर, प्रोत्साहन योग्य विकास पर, निर्धनता में कमी पर, या जनसंख्या नियंत्रण पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोत्साहन योग्य विकास। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किया गया जो कि UNCED के नाम से जाना जाता है, और इसका आयोजन कब किया गया था? 1992 में रियो डी जेनेरो में, जिसे रियो सम्मेलन भी बोला जाता है। और ये जो शिखर स्तरीय बैठक थी इसमें सभी बातों को साथ साथ एक एजेंडा 21 को भी एक मूलभूत रूप दिया गया, स्वरूप दिया गया, जो कि क्या करता था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि आपका नेट का पेपर 1 में भी आप देखिएगा, पढ़ने को आपको रहेगा, इसको बढ़ावा देने के लिए इसके कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। लक्ष्य को वो पूरा करने के लिए ईयर में 15 साल कर करके वो चलता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 101 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? नहीं की बात की जा रही है कि सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है। भूमिका एवं परिस्थिति, उप संस्कृति, संस्थाएं, समूह एवं उप समूह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उप संस्कृति जो है यह एक सामाजिक वैज्ञानिक मानव समाज की संरचना से उसके अंगों अर्थात उसकी जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं, उनके समूह होते हैं, व्यक्ति की सामाजिक क्रियाएं होती हैं, उसकी भूमिका होती है, उसकी परिस्थिति होती है, उसका क्या करता है? आदर्शात्मक व्यवस्था होता है। और वो कैसा व्यवस्था होता है? तो वो मानदंड के आधार पर होता है, मूल्यों के आधार पर होता है, उसी को कहा जाता है। तो जो अगर नहीं की बात की जा रही है तो उप संस्कृति कोई भी सामाजिक संरचना का तत्व नहीं हो सकता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 102 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? लेख, पुस्तक समीक्षा, शोध पत्र,
पुस्तकें, पाठ्य पुस्तक, इंसाइक्लोपीडिया, शब्दकोश, हैंडबुक, साहित्य, कला तथा संगीत के क्षेत्रों की समीक्षा, उत्तरदाताओं से सीधा साक्षात्कार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरदाताओं से सीधा साक्षात्कार। मान लीजिए कि आकर आपको प्राइमरी डाटा कलेक्शन के लिए बोला जाए, तो प्राइमरी डाटा कलेक्शन जो होता है ये एक रॉ मटेरियल होता है और इसको फर्स्ट हैंड का प्रमाण के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। और इस प्रकार की जितनी भी जानकारी होती है वो आपका सर्वे के कारण आप उसका अवलोकन करते हैं, उसके प्रयोग के माध्यम से सीधे प्रथम स्रोत से जो हम लोग प्राप्त करते हैं जानकारी वो हो जाता है। और द्वितीयक डाटा जो होता है उसके अंतर्गत उपयोगकर्ता जो होता है उसके अलावा किसी अन्य के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको कहा जाता है, यानी डाटा पहले से उपलब्ध है और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वो विश्लेषण किया गया हो तो वो सेकेंडरी आपका कलेक्शन के अंतर्गत हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन हो गए, बुक्स हो गए, इस प्रकार की जितनी चीज़ें होती हैं वो। हमारा क्वेश्चन नंबर 103 पूछा जा रहा है कि पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग प्रतिनिधित्व करती है। क्यों पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग की गई है? पूर्वांचल राज्य की जो ये गठन की मांग है, क्या ये अंतर प्रांतीय क्षेत्रीयता का कारण है, प्रांत के अंदर क्षेत्रीयता का कारण है, प्रांत के ऊपर क्षेत्रीयता का कारण है या पृथकतावादी क्षेत्रीयता का कारण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रांत के अंदर क्षेत्रीयता का ये कारण है पूर्वांचल राज्य के गठन। हमारा क्वेश्चन नंबर 104 पूछा जा रहा है कि अपनों से बड़ों का सम्मान करना ये कौन सा बात होता है? सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक गुण, सांस्कृतिक गुणवान या सांस्कृतिक प्रतिमान? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपने से बड़ों का सम्मान करना क्या कहलाता है? सांस्कृतिक प्रतिमान। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति की अनुभूति दृष्टिकोण से व्याख्या करने वाले प्रतिनिधि विचारक हैं? ब्रिटनी, टाइलर, मेलिनोवस्की या सोरोकिन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोरोकिन महोदय ने जो ईश्वरीय और आध्यात्मिक चिंतन पर बल देने वाली उन्होंने संस्कृति की बात की थी। और पी एस सोरोकिन जी ने भावात्मक यानी सेंसिटिव बात की है, सेंसिटिव मोटर की बात की है और इसके आधार पर उन्होंने इसको क्या बोला? विचारात्मक संस्कृति का नाम दिया। तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद।